तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक देख लिए थे इंडियन एविडेंस एक्ट में। हम लोग शायद डाइंग डिक्लेरेशन तक देख लिए थे, है ना। हाँ, डाइंग डिक्लेरेशन हो गया था। ठीक है। एक लोग स्पेशल कॉल किए थे मुझे कि सर कन्फेशन और एडमिशन में डिफरेंस बता दीजिए। ठीक है, तो चलिए वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन एडमिशन एंड कन्फेशन। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं। ठीक है, देखिए एडमिशन हो गया, ये कन्फेशन हो गया। देखिए एक केस था पकला नारायण स्वामी वाला। पकला नारायण स्वामी में कोर्ट ने क्या बोला था कि जो भी एडमिशन क्या बोलते हैं कन्फेशन होना चाहिए, वो कन्फेशन एक्सेप्ट एज अ होल होना चाहिए। मतलब पूर्ण रूप से वो स्वीकार करे। ऐसा नहीं है कि कुछ स्वीकार कर रहा है, कुछ मना कर रहा है, कुछ बता रहा है कि नहीं, है ना। कुछ जैसे अपने जो भी एक्ट उसने किया है उसको जस्टिफाई कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये किस में बोला गया था, पकला नारायण स्वामी। लेकिन उसी के एक क्या बोलते हैं नेक्स्ट जजमेंट क्या बोलते हैं पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में उसको कोर्ट ने क्या किया, मतलब रेक्टिफाई या कह सकते हैं उसको एफर्म किया, मतलब पुष्टि की। पकला नारायण स्वामी जो वो केस था वो पहले वाला था, वो क्या एम्पेरर, वो कब का था, पकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्पेरर। ये केस था 1939 का, मतलब कि आज़ादी से पहले का था। ठीक है, लेकिन इसे फिर से कोर्ट इसमें वो पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में फिर से 1952 में कोर्ट इसको एफर्म करती है, मतलब पुष्टि करती है और कहती है कि मतलब जो भी पकला नारायण स्वामी में एटकिन साहब ने क्या किया था, वो कन्फेशन को डिफाइन किया था कि कन्फेशन क्या है। उसी में एटकिन साहब ने बोला था डिफाइन करते हुए कि कन्फेशन एज अ होल होना चाहिए, एक्सेप्ट एज अ होल होना चाहिए, मतलब पूर्ण रूप से वो स्वीकार्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ मान रहा है कुछ नहीं मान रहा है ना, मतलब या अपने जो भी एक्ट किया है उसको जस्टिफाई कर रहा है कि मैंने उसको मारा क्योंकि उसने मुझे पहले मारा, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो एडमिशन क्या है। एडमिशन एक ब्रॉडर सेंस में हो गया। ठीक है, एडमिशन एक ब्रॉडर सेंस में हो गया। कन्फेशन क्या हो गया, वो शॉर्टर फॉर्म में हो गया। ठीक है, एडमिशन एक पीस ऑफ एविडेंस के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एडमिशन में कि वो एक्सेप्ट ही कर रहा है कि मैंने ऐसा किया है। समझ में आ रहा है ना, मतलब यह एक ब्रॉडर सेंस है और इसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एक्सेप्टेबल होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। मतलब कि ये सिविल और क्रिमिनल दोनों में होता है, और कन्फेशन क्या है, सिर्फ क्रिमिनल में होता है, या आप गिल्ट कोई स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए इसको लिख देते हैं। पहला इसको लिख के थोड़ा सा मतलब, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज अ ब्रॉडर, इट इज अ ब्रॉडर टर्म, है ना, इट इज अ ब्रॉडर टर्म। पहला इसमें क्या हो जाएगा, इट इज अ नैरोअर टर्म। ठीक है, इट इज अ नैरोअर टर्म। और क्या हो जाएगा, जो बताएं भाई, इट इज ओनली अ पीस ऑफ एविडेंस। ठीक है ना। दूसरा, इट इज ओनली अ पीस, ऐसे लिखाएगा PIECE, हाँ ठीक है, पीस ऑफ एविडेंस। लेकिन ये क्या है, ये इसमें आप गिल्ट स्वीकार कर ले रहे हैं। ठीक है, इट इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ गिल्ट, इट इज एन
एक्सेप्टेंस ऑफ गिल्ट, ठीक है। एडमिशन क्या है? मतलब इस पे जरूरी नहीं कन्विक्शन हो, लेकिन इस पे एकदम 100% है कि कन्विक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कम चांस है, एडमिशन में कम चांस है कि कन्विक्शन हो। मतलब इट इज नॉट ऑलवेज कंक्लूसिव प्रूफ, ठीक है ना। इट इज नॉट ऑलवेज कंक्लूसिव प्रूफ। लेकिन क्या ये कंक्लूसिव प्रूफ है? तो हाँ, इट इज कंक्लूसिव प्रूफ। इस पे आपको कन्विक्शन हो सकता है, या हो सकता है नहीं, होगा ही होगा। मतलब ये क्या है? इट इज कंसाइडर वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस, ठीक है ना। इट इज कंसाइडर वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस। क्या क्या कंसाइडर वेरी, मतलब अगर आपने कन्फेस कर लिया तो उस पे कन्विक्शन होना अनिवार्य है। जैसे आपने कह दिया कि मैंने मर्डर किया है, तो कोर्ट मान लेगी कि आपने मर्डर किया है, ठीक है। मतलब यह कंक्लूसिव प्रूफ है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में कह सकते हैं कि आई वाज इन दिल्ली स्टडे, मैं कल दिल्ली में था। तो ये क्या है? एडमिशन है। हो सकता है कि मेरी ये बात किसी एक्ट से या ओमिशन से या किसी क्राइम से जुड़ी हुई हो या ना जुड़ी हुई हो, ठीक है, जो मैं बता रहा हूं। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैंने आई स्टोल पर्स, यदि मैं कहूं कि आई स्टोल पर्स, तो ये क्या है? ये कन्फेशन है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं कल वहां था, यहाँ था, या कोई बात बता रहा हूं, तो वो क्या है? एडमिशन है। वो किसी क्राइम से या कोई सिविल केस से वो रिलेटेड हो सकता है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं कि उसमें क्या बोलते हैं, कन्विक्शन हो। लेकिन इसमें अगर जो बात कर रहे हैं उसमें कन्विक्शन होना एकदम 100% है कि कन्विक्शन होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है? वही सब बातें हैं कि इट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव, इट इज, है ना, कन्फेशन इज अ स्पेसिफिक एडमिशन, ठीक है। मतलब है ना, इट इज, ये हो जाएगा इट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव, है ना, लिख लीजिएगा कॉम्प्रिहेंसिव। ये क्या हो जाएगा? इट इज स्पेसिफिक एडमिशन, है ना। इट इज स्पेसिफिक एडमिशन। इसका मतलब क्या है कि कहने का मतलब स्पेसिफिक एडमिशन है कन्फेशन। मतलब सभी कन्फेशन एडमिशन है, लेकिन सभी एडमिशन कन्फेशन नहीं है। इसका मतलब यही है, समझ में आ रहा ना। इट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव, ये बहुत ब्रॉड सेंस में होता है। लेकिन इट इज स्पेसिफिक एडमिशन, एडमिशन सभी एडमिशन कन्फेशन नहीं हो सकता है, लेकिन सभी कन्फेशन एडमिशन होता है, ठीक है ना। तो यही बात है इसमें। और क्या है इसमें? हाँ, अब कह रहा है कि सेक्शन जो 17 है, सेक्शन 17, सेक्शन 17 जो है वो कन्फेशन में अप्लाई हो जाएगा, है ना। सेक्शन 17 जो है कन्फेशन में अप्लाई हो जाएगा, वही बात कर रहा है। कन्फेशन इज एडमिशन, किधर गया? हाँ, सेक्शन शुड बी इक्वली अप्लाई टू कन्फेशन आल्सो बिकॉज द टर्म कन्फेशन इज, ठीक है। तो कन्फेशन जो है वो दोनों में अप्लाई हो जाएगा। जो सेक्शन 17 है, सेक्शन 17 का जो डिफिनीशन है कन्फेशन, सॉरी, एडमिशन का, वो दोनों में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ठीक, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, और कुछ देख ले रहे हैं। हाँ, एक और इसमें हो सकता है क्या? इन एडमिशन
प्रोमिस ऑफ सिक्रेसी इज नॉट रिलीवेंट, है ना, प्रोमिस ऑफ सिक्रेसी इज नॉट रिलीवेंट। मतलब अगर कोई एडमिशन में प्रोमिस ऑफ सिक्रेसी कर रहा है कि ये मुझे बता दो, मैं इसे एज एविडेंस कोर्ट में पेश नहीं करूंगा, तो वो आप पेश नहीं कर सकते, मतलब कोर्ट में उसको एज एविडेंस यूज नहीं कर सकते, ठीक है। यू कैन नॉट यूज एज एविडेंस ऑफ प्रोमिस ऑफ सिक्रेसी इन एडमिशन, बट यू कैन यूज, मतलब प्रोमिस ऑफ सिक्रेसी इज अ यू कैन यूज द प्रोमिस ऑफ सिक्रेसी इन द कन्फेशन, ठीक है। कन्फेशन में आप प्रोमिस ऑफ सिक्रेसी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं प्रोमिस ऑफ सिक्रेसी इसमें यूज हो सकता है कन्फेशन में, ठीक है। देखिए वर्च्यू ऑफ कन्फेशन, confession is virtue of 29 section 29 confession is probable even it was obtained under the promise of secrecy, ठीक है ना। promise of secrecy is relevant, है ना, in confession, promise of secrecy is relevant in, ठीक है, confession। तो देख सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और भी है बहुत सारा, लेकिन ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। हमारा इरेजर थोड़ा बड़ा है यार, है ना, तो इसीलिए ये कभी दिखाते नहीं हैं, पहले से ही साफ करके रखते हैं, लेकिन अभी तो करना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग कहाँ तक देख लिए थे, डाइंग डिक्लेरेशन देख लिए थे, और आगे देखना है अब डाइंग डिक्लेरेशन 32 में देख लिए थे, ठीक है। चलिए एक दो लोग तो देखते हैं यार, उसी के लिए बनाना पड़ता है वीडियो, है ना। चलिए सेक्शन 36, तो देखिए ये आप लोग के पास होना जरूरी है एकदम, ठीक है। ये नहीं होगा तो फिर काम बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो चलिए 33 देखते हैं। इसमें क्या है, रिलीवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस फॉर प्रोवाइडिंग इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग द ट्रूथ ऑफ फैक्ट देयर इन स्टेटेड, ठीक है। कह रहा है कि रिलीवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस फॉर प्रूविंग इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग, कह रहा है कि प्रीवियस जो भी जजमेंट होता है, प्रीवियस जजमेंट क्या वो रिलीवेंट है, मतलब प्रीवियस जजमेंट सॉरी प्रीवियस जो टेस्टिमोनी है, हाँ प्रीवियस जो टेस्टिमोनी है, क्या वो फर्दर जो प्रोसीडिंग चल रहा है उसमें वो रिलीवेंट हो सकता है कि नहीं, उसी के बारे में है, ठीक है ना। उसी के बारे में है कि ये इम्पोर्टेंट होगा कि नहीं, मतलब जो भी टेस्टिमोनी या गवाही दिया गया, पीछे जो भी गवाही दिया गया है, क्या उसे आगे फिर से उस गवाही को देना मतलब रिलीवेंट होगा, और कब देना रिलीवेंट नहीं होगा, मतलब कब अगर वो गवाही देने वाला जो व्यक्ति है वो प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है, तो उसका पीछे का दिया गया जो टेस्टिमोनी है वो रिलीवेंट हो जाएगा, कब कब रिलीवेंट हो जाएगा, ठीक है, उसके बारे में है सेक्शन 33। तो क्या कह सकते हैं, रिलीवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस ऑफ फॉर प्रोवाइडिंग इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग, ठीक है, द ट्रूथ ऑफ फैक्ट देयर इन स्टेटेड। मतलब इसका मतलब ये है कि किन किन ये सेक्शन 33 बताता है किन किन परिस्थितियों में मतलब गवाह द्वारा पहले दी गई जो गवाही है वो इस्तेमाल होगी उसके गैर मौजूदगी में भी, मतलब वो बताता है सेक्शन 33 कि कब कब जो पीछे गवाही दी गई है, टेस्टिमोनी दी गई है, वो आगे भी रिलीवेंट हो जाएगी, उसके बारे में बताता है, ठीक है। तो इसमें दो टर्म है, ठीक है ना, दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है, कब कब दो परिस्थितियों पर ये लागू हो जाएगा, ठीक है। देखिए कब कब ये रिलीवेंट हो जाएगा, जब वो क्या बोलते हैं
वो अनअवेलेबल हो, ठीक है, जो भी विटनेस है वो अनअवेलेबल हो, या तो उसको उतने खर्च में या उतने समय के अंदर, मतलब उसको बुलाने में, कॉल करने में ज्यादा समय लगे, ठीक है, या तो वो अनअवेलेबल हो। दो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, या तो वो जो विटनेस है वो अनअवेलेबल हो, है ना, अनअवेलेबल हो, या तो उसको बुलाने में टाइम या एक्सपेंसेस ज्यादा हो, ठीक है, क्या हो जाए, मतलब एक्सेसिव डिले हो जाए या एक्सपेंसेस ज्यादा लगे, ठीक है ना, उस गवाह को बुलाने में, ठीक है, तो वो इंपोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, या तो अनअवेलेबल हो, अनअवेलेबल कैसे, जो पीछे किसी भी प्रोसीडिंग में जो पीछे किसी ने गवाही दे दिया है और फिर से उसकी गवाही की जरूरत है, मतलब फिर से उसको बुलाया जाना है, और लेकिन वो अनअवेलेबल है, वो है ही नहीं, या तो उसकी डेथ हो गई है ना, या तो वो अनसाउंड माइंड हो गया है, या तो वो इतना बीमार है कि वो कोर्ट में नहीं आ सकता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो रिलीवेंट हो जाएगा, उसका प्रीवियस जो भी टेस्टिमोनी जो हुआ है वो रिलीवेंट हो जाएगा। लेकिन इसका भी कंडीशन है कि कब रिलीवेंट होगा, कौन टेस्टिमोनी किसके सामने लिया गया होगा, तो वो इंपोर्टेंट होगा, ठीक है, मतलब वो रिलीवेंट होगा, उसके बारे में बताया गया है। तो पहला क्या हो जाएगा, व्हेन विटनेस इज अनअवेलेबल, ठीक है, व्हेन, पहला हो जाएगा व्हेन विटनेस इज अनअवेलेबल, और दूसरा में कि दूसरा क्या हो जाएगा कि व्हेन देयर इज एक्सपेंसिव डिले और एक्सपेंसेस इन प्रोड्यूसिंग द विटनेस इन कोर्ट, मतलब एक्सपेंस, या तो उसको बुलाने में ज्यादा खर्च, जैसे वो विदेश चला गया, अमेरिका है ना, और उसको बुलाने में ही लाख रुपए 2 लाख रुपए खर्च लग जा रहा है, तो बताइए वो सही है, तो कोर्ट, और आने में भी टाइम, मान लीजिए कि अगर टाइम लगे चाहे ना लगे, तो ये इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, मतलब रिलीवेंट हो जाएगा, ठीक। तो अब इसमें भी क्या बोलते हैं, विटनेस इज अनअवेलेबल, या उसको कॉल करने में कोर्ट के हियरिंग में डिले हो रहा है, अब कोर्ट उसके लिए बैठी थोड़े न रहेगी, तो इन दोनों कंडीशन में सेक्शन 33 अप्लाई होगा। लेकिन इसका भी वो कब अप्लाई होगा, इसका भी है की पॉइंट्स, ठीक है ना, कि कब अप्लाई होगा, मुख्य बिंदु कौन कौन सा हो सकता है। तो पहला है जुडिशियल प्रोसीडिंग, ठीक है, दूसरा है एडवर्स पार्टी, जुडिशियल प्रोसीडिंग, एडवर्स पार्टी, सी नंबर, सेम मतलब सेम ट्रायल, या क्या बोलते हैं उसको, सेम इशू हो, एडवर्स पार्टी, हाँ, सेम इशू हो और सेम पार्टी हो। देखिए इसमें अलग अंतर है ना, थोड़ा सा अंतर है, बताते हैं क्या। देखिए जुडिशियल प्रोसीडिंग मतलब इसमें क्या है, हाँ सुनिएगा, तो क्या है, कब कब सेक्शन 33 में अगर कोई विटनेस आ नहीं पा रहा है, अनअवेलेबल है, या तो उसकी डेथ हो गई है, या तो उतना बीमार हो गया कि नहीं आ सकता है, या तो अनसाउंड माइंड हो गया है ना, तो उसका प्रीवियस जो उसी हियरिंग में जो पहले दिया गया जो एविडेंस था, जो उसने कुछ भी बोला था एज मतलब विटनेस के तौर पे, वो नहीं भी आए तो उसका प्रीवियस जो गवाही है, टेस्टिमोनी, वो क्या रिलीवेंट हो जाएगी। उसके लिए ये कंडीशन है। पहला जुडिशियल प्रोसीडिंग, मतलब जुडिशियल प्रोसीडिंग जो पिछली बार जो टेस्टिमोनी लिया गया था, उसमें जिसने टेस्टिमोनी लिया था उसके पास इतनी क्या थी, अथॉरिटी थी, मतलब वो लीगली अथराइज था
और उसने टेस्टिमोनी ली थी, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाए, मतलब तो ही वो वैलिड होगा। और मतलब जो भी उसने पीछे गवाही दिया है, टेस्टिमोनी दिया है, वो तभी वैलिड है, रिलीवेंट है, जब उस जुडिशियल प्रोसीडिंग में जो टेस्टिमोनी लिया गया था उस समय जो लिया था उसके पास वो एबिलिटी थी, मतलब ऑथराइज था वो, है ना। ठीक है, देखिएगा, कह रहा है कि द प्रीवियस टेस्टिमोनी मस्ट हैव बीन गिवन इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग और टू अ विटनेस हु इज लीगली परमिटेड टू टेक टेस्टिमोनी। जो लीगली परमिटेड था, लीगली परमिटेड टू टेक टेस्टिमोनी, जो लीगली परमिटेड था टेस्टिमोनी लेने के लिए, ठीक है ना। अब दूसरा क्या है, एडवर्स पार्टी। जब वो टेस्टिमोनी लिया गया था तो एडवर्स पार्टी के पास क्रॉस एग्जामिनेशन का अपॉर्चुनिटी था, मतलब वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता था या उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए बोला गया था, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्रॉस एग्जामिन, क्रॉस एग्जामिन, है ना। जैसे जो एडवर्स पार्टी थी, जब ये टेस्टिमोनी लिया गया था तो उस समय जो एडवर्स पार्टी, मतलब जो अपोजिट पार्टी थी, उसके पास या उसके क्या बोलते हैं, जो भी उनके वकील रहे होंगे, उनके पास अपॉर्चुनिटी थी क्रॉस एग्जामिनेशन की, या उनको दिया गया था क्रॉस एग्जामिनेशन, भले वो क्रॉस एग्जामिनेशन किए हो या नहीं, ठीक है ना। अब तीसरा ये है कि वो सेम पार्टीज के बीच होना चाहिए, ये नहीं कि केस कोई और है पार्टी कोई और है ना, समझ में आ रहा है। वो सेम पार्टीज के बीच, उन्हीं दोनों पार्टी जो केस चल रहा था पहले से, वो दोनों सेम पार्टीज होनी चाहिए और उनके रिप्रेजेंटेटिव भी सेम होने चाहिए, ठीक है। तो वो हो जाएगा सेम, मतलब और सेम इशू भी होना चाहिए। सेम इशू मतलब उससे ये नहीं कि पहले कोई केस कुछ और का था, अब जो आया है वो केस कुछ और का है, समझ में आ रहा ना, पहले चोरी का था मर्डर का हो गया, तो उसमें नहीं होगा ये, है ना। सेम इशू भी होना चाहिए, जो पहले केस चल रहा था, जिस जो भी चार्जशीट पे जो भी ये लिया गया था टेस्टिमोनी, उसी पे ये मतलब अलाउ है सेक्शन 33, ठीक है ना। और सेम पार्टीज भी होना चाहिए, पार्टीज भी सेम होना चाहिए। तो ये था सेक्शन 33, समझ में आया कि नहीं। चलिए एक बार और बताते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे हम कोर्ट में गवाही जाके दे आए, है ना, फिर फर्दर प्रोसीडिंग में जो भी आगे की कार्रवाई हो रही है, फिर उसमें कोर्ट हमको बुला रही है, दोबारा वो रिकॉर्ड करना चाहती है, और मैं रहूं ही नहीं, या तो ऑन मतलब ऑन साउंड माइंडनेस, समझ रहे हैं ना, ऑन साउंड माइंड मतलब कि पागल हो जाना, वो देने योग्य ही नहीं है ना, उसका माइंड ही काम नहीं कर रहा है, या तो वो बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया कि वो कोर्ट में आ नहीं सकता है ना, या तो वो मर गया है, तो वो तो आएगा ही नहीं। तो उसका प्रीवियस जो दिया गया, जो भी क्या बोलते हैं टेस्टिमोनी है, वो इसमें रिलीवेंट हो जाएगा सेक्शन 33 में। देखिए एक क्या बोलते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, सपोज अ पर्सन ए इज एक्यूज्ड ऑफ किलिंग बी। सपोज अ पर्सन ए is accused of killing B. During the police investigation, a statement was recorded from a witness named C, है ना, who saw A attack B, जिसने, मतलब मान लीजिए कि एक ट्रायल चल रहा है जिसमें ए ने बी का मर्डर किया, उसका ट्रायल चल रहा है, ए ने बी का मर्डर किया, ट्रायल चल रहा है, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया गया था कि सी ने ए को अटैक करते हुए देखा था, ठीक है, सी ने ए को अटैक करते हुए देखा था, और उसकी गवाही कोर्ट में पेश भी हो गई थी, वो बता भी दिया था कि हाँ मैंने देखा था, है ना। और बाद में ये हुआ कि फिर से दोबारा जब कोर्ट उसको बुलाई, फिर से दोबारा गवाही रिकॉर्ड करने के लिए, कभी कभी बुला ही लेती है, या सिचुएशन ऐसा आ जाता है, चाहे कोई अपील कर दिया तो इस टाइप से, ठीक है, तो उस समय वो अवेलेबल ही नहीं है। तो जो भी प्रोसिक्यूशन है वो क्या करेंगे, वो सेक्शन 33 का उपयोग करते हुए बोल देंगे कि जिसने गवाही दिया था वो कोर्ट में नहीं आ सकता है, दोबारा गवाही रिकॉर्ड नहीं हो सकती है ना। तो इसमें सेक्शन 33 में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए बहुत बता दिया है ना, आगे बताते हैं। अब सेक्शन 33 बहुत हो गया।
चलिए अगला है 34 से स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? हाँ हो रहा है ना। स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। इसमें आ जाएगा 34 से लेके 38 तक, सेक्शन 34 से 38 तक आ जाएगा। ठीक है, इसमें पहला है, देखिए कि कौन कौन सा जो एविडेंस है वो रिलीवेंट होगा। तो कह रहा है कि एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो अगर कोई भी बात बुक्स अकाउंट में रिकॉर्ड है, मतलब दर्ज किया गया है, तो वो रिलीवेंट हो जाएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए कि हम पर डे लाइब्रेरी जाते हैं पर डे लाइब्रेरी जाते हैं ना, तो लाइब्रेरी में जैसे जाते हैं तो एक एंट्री रजिस्टर होता है, उसमें चढ़ाना होता है कि हाँ फलाने डेट को मैं इतने बजे लाइब्रेरी में आया हूँ। फिर से उधर से निकलने के बाद भी उस पर एंट्री करना पड़ता है ना, कि अब लाइब्रेरी छोड़ रहा है। तो वो उसी के बारे में कह रहा है कि अगर मान लीजिए हम पे कोई इल्जाम लगता है, कोई भी अगर मुझे ट्रायल मतलब किसी भी ऑफेंस में ट्रायल के लिए बुलाया जाता है, और मान लीजिए कि मेरे पे कोई मर्डर का कोई केस हो गया है ना, या हमारे जैसे कोई व्यक्ति है कर दिया, अच्छा है तो मान लो कि मुझ पे ही हो गया, तो मैं उस रजिस्टर को शो कर सकता हूं कि देखिए मैंने रोज जिस टाइम क्राइम कमिट हुआ उस समय मैं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा था और ये मेरी रही एंट्री। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया है ना। तो देख लीजिए 34 नंबर क्या है, एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट, है ना। देखिए ये इंपॉर्टेंट हो गया, मतलब समझ में आ रहा है ना। तो ये प्राइवेट के लिए यूज किया जाता है, प्राइवेट बुक ऑफ अकाउंट, है ना। जैसे मैं लाइब्रेरी जा रहा हूं तो वो सरकारी थोड़े ना, गवर्नमेंट थोड़े ना, पब्लिकली थोड़े ना। अब देखिए 35 नंबर क्या कर रहा है, हाँ इसमें कह रहा है कि एंट्रीज इन पब्लिक बुक ऑफ अकाउंट, है ना। एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, है ना। तो ये क्या होगा, एंट्रीज इन बुक ऑफ अकाउंट, ये प्राइवेट वाला ये रिलीवेंट हो जाएगा, मतलब एज एविडेंस उसका उपयोग किया जा सकता है, रिलीवेंट है। एंट्रीज इन बुक ऑफ अकाउंट इज रिलीवेंट। या जरूरी नहीं है कि यही, अगर मान लीजिए कि कोई भी बात किसी बुक में दी गई है, मतलब छोड़िए वो दी गई है नहीं, एंट्रीज इन पब्लिक रिकॉर्ड और एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये भी रिलेवेंट हो जाएगा। एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड मतलब पब्लिक बुक ऑफ जो भी रिकॉर्ड हो या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो, रिलेवेंट हो जाएगा, इज रिलेवेंट, है ना। 36 नंबर क्या कहता है, रिलीवेंसी ऑफ ए स्टेटमेंट इन मैप्स, चार्ट्स और प्लान। देखिए किसी भी मैप में, चार्ट्स में, खाने वाला चार्ट नहीं, एंड प्लान्स, कोई भी है मैप, चार्ट्स और प्लान्स जो पब्लिकली बिक रहा है सड़क पे, या मतलब सड़क पे नहीं, वो सॉरी किसी भी बुक सेल्स पे बिक रहा है, वो ऑथराइज है, किसी पब्लिशर द्वारा पब्लिश किया गया है, ठीक है, या गवर्नमेंट द्वारा पब्लिश किया गया है, जो भी वो बुक्स, चार्ट और प्लान, ये सब क्या हो जाएंगे, रिलीवेंट हो जाएंगे। ठीक है, वो उसका उपयोग किया जा सकता है एज अ एविडेंस। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, क्या है, रिलीवेंसी इफेक्ट है, कौन कौन सा चीज रिलीवेंट होगा, क्या क्या रिलीवेंट होगा, वही तो पढ़ रहे हैं कि इसको एविडेंस एज अ एविडेंस कोर्ट में अपीयर किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। तो इसीलिए ये इसमें दिया गया है। तो कोई भी मैप है, चार्ट है, प्लान्स है, उसे हम एज एविडेंस कोर्ट में पेश कर। जैसे मान लीजिए सपोज कि सड़क
कहीं से गुजर रही है और ऐसा हो गवर्नमेंट, मान लीजिए कि सड़क कहीं से जाती है, कच्ची सड़क है मान लीजिए, उसको पक्की कराना है और किसी मिनिस्टर का जमीन उस सड़क से 4-5 खेत के बाद से है, बहुत सारा जमीन है। अब वो मिनिस्टर क्या किया, इस कच्ची सड़क को पक्की बनवाने के चक्कर में वो इसको उधड़वा कर और अपने खेत से होके लेके चला गया। अपने खेत से लेके चला गया, मान लीजिए कि 600-700 मीटर या 1 किलोमीटर ऐसे अगर अंतराल है, 500 मीटर अंतराल हो, है ना। और हम उसको प्रूव करने के लिए कोई पब्लिक मैप है जिसमें उस कच्ची सड़क को कभी भी, कोई भी मैप है पहले का, कोई भी खांचा वाचा कुछ भी, और उसमें उस सड़क को दिखाया गया है और सड़क के किनारे किसके किसके खेत है वो नोट किया गया है, तो हम ये शो कर सकते हैं कि ये जो सड़क बनाया गया है वो इलीगल है। सड़क पहले यहां से जाता था, अब उसको पक्की बनवाकर दूसरे ओर से लेके गया है। समझ में आ रहा है ना। अब क्या हो गया, डिवैल्यूएशन हो गया, डिवैल्यू हो गया, मतलब जिसका जो खेत से जा रहा था वो सड़क पहले से, उस खेत की कीमत ज्यादा थी। अब क्या हो गया, मिनिस्टर के खेत की वैल्यू ज्यादा हो गई ना। तो आप ये कोई भी पब्लिक मैप है या कुछ भी चार्ट, वो प्लान्स कुछ भी है, वो शो कर सकते हैं कोर्ट में और रिलीवेंट है, ठीक है, और उसे कोर्ट मान लेगी, है ना। 37 क्या है, रिलीवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एनी एक्ट और नोटिफिकेशन, ठीक है, कोई भी एक्ट और नोटिफिकेशन है वो भी क्या हो जाएगा, रिलीवेंट। करेक्ट, रिलीवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू फैक्ट और पब्लिक नेचर कंटेंट इन सर्टेन एक्ट और नोटिफिकेशन व्हेन, सुनिएगा, व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज द एग्जिस्टेंस on any fact or public nature or a statement of it made in recital contained in any act parliament of United Kingdom और सुन लीजिए, कोई भी एक्ट और नोटिफिकेशन है जो फॉरेन कंट्री में वो एक्ट अप्लीकेबल है या कुछ भी है, तो उसे आप एज क्या बोलते हैं, रेफरेंस के लिए, मतलब किसी भी चीज के रेफरेंस के लिए आप दे सकते हैं, कोर्ट में पेश कर सकते हैं, है ना, तो वो भी रिलीवेंट हो जाएगा, है ना। तो ये है रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एनी लॉ कंटेंट इन एनी बुक्स। देखिए लॉ बुक्स, कोई भी बात अगर कोई लॉ बुक में दी गई है, स्पेशली फॉरेन लॉ बुक, इंडियन लॉ बुक क्या है, इंडियन लॉ बुक तो सबको पता है, कौन नहीं जानता है, कोई भी पढ़ बता देगा, है ना। मतलब कोई भी अगर अच्छा वकील है या जज है तो उसको पता नहीं होगा इंडियन लॉ बुक में क्या है। तो देखिए रिलीवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू एनी लॉ कंटेंट इन लॉ बुक्स, है ना, कोई भी लॉ बुक है अगर उसमें कोई भी बात दी गई है, ठीक है ना, कोई रिपोर्ट, रूलिंग और कोर्ट का कोई भी ट्रायल, मतलब कोई भी क्या बोलते हैं जजमेंट दिया गया है, तो आप उसे कोर्ट में पेश कर सकते हैं और वो रिलीवेंट होगा, ठीक है, यही कहा गया है। तो देख लीजिए, पढ़ देते हैं एक बार। रिलीवेंसी ऑफ स्टेटमेंट सेक्शन 38, रिलीवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू एनी लॉ कंटेंट इन लॉ बुक्स व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म an opinion as to a law of any country, any statement of such law contained in a book purporting to be printed or published under the authority of government of such country and to contain any such law and any report of a ruling of a court of such country contained in a book purporting to be report of such ruling is relevant हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया 38 तक। देखिए तो कितना जल्दी हो गया। अब देख आइए 39 से, तो क्या है, हाउ मच ऑफ ए स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड। हाउ, देखिए ये क्या था, स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ठीक है, तो उसमें 34, 35, 36, 37, 38। अब आ गया हाउ मच ऑफ a statement is to be proved, is to be, अब मार्कर दूसरा लाना पड़ेगा, चल नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो लाएंगे तो पढ़ाएंगे। चलिए इतना बता देते हैं क्या है। अब इसमें आ जाएगा कौन सी 39, सिर्फ 39 आएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा जजमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस व्हेन रिलीवेंट,
व्हेन रिलीवेंट। तो सुन लीजिए 39 इसमें 39 आएगा, हाउ मच ऑफ ए स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड। अरे यार ऐसे लिखा हुआ है, देखिए ना यहाँ पे दिख रहा है ना, दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा, बेयर एक्ट तो होना ही चाहिए यार, बेयर एक्ट है ये, ठीक है। देखिए बेयर एक्ट इसी से बता रहे हैं। तो कह रहे कि व्हाट एविडेंस टू बी गिवन व्हेन स्टेटमेंट फॉर्म पार्ट ऑफ अ कन्वर्सेशन डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, बुक और सीरीज ऑफ लेटर और पेपर, ठीक है। कह रहा है कि हाउ मच ऑफ स्टेटमेंट इज टू बी गिवन। मान लीजिए कि अब हमारे पास इतना मोटा कोई फॉरेन का किताब है या एक्ट है या कुछ भी है, और उसमें से एक लाइन सिर्फ हमको कोर्ट में पेश करना है या उसी का जरूरत है यार, कोर्ट उतना ही कोर्ट को करके, मतलब हाउ मच a part of evidence, a part of a book is relevant। तो भाई जितना जरूरत होगा कोर्ट को ना किसी केस से रिलेटेड, उतना ही उसको देना है। अब एक लाइन देना है, पूरा किताब ले जाकर गए या कहे कि लीजिए शुरू से पढ़िए और 36वें लाइन पे ये 36वें पेज के, माने 3936वें पेज के पैरा नंबर इतना पे ये बात लिखा हुआ है। कोर्ट को उतना टाइम है कि आपके पास उतना टाइम है? सिर्फ वो लाइन या वो पेज लेके जाइए और बता दीजिए कि इस किताब का पेज है, बस उस पेज का वो जो जरूरी है जो भी लाइन वो कोर्ट पढ़ लेगी, उसके बाद से उसको बस वेरीफाई कर लेगी कि उसी पन्ने का है कि नहीं, मतलब उस किताब के पन्ने का है कि नहीं, बस वेरीफाई हो जाएगा जैसे, बस वो वैलिड मान लिया जाएगा। बस यही है। तो कहने का मतलब है, सुनिएगा कि कितना करे कि सुनिए, करेक्ट व्हेन ए स्टेटमेंट ऑफ विच एविडेंस इज गिवन फॉर्म पार्ट ऑफ अ लॉन्गर स्टेटमेंट, एविडेंस शैल बी गिवन ऑफ सो मच एंड नो मोर देन ऑफ ए स्टेटमेंट। करेक्ट एज, मतलब अरे एज मच एज, जितना भी है ना, एज द कोर्ट कंसाइडर नेसेसरी इन दैट पार्टिकुलर केस, मतलब उस पार्टिकुलर केस में कोर्ट को जितना जरूरी होगा, जितना रिक्वायरमेंट होगा, बस आप उतना ही पेश कर दीजिए, उसको वैलिड मान लिया जाएगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए कोई एविडेंस है, वो नहीं होता है कि पूरे क्या बोलते हैं, किसी ऑफिस में पूरा भरा पड़ा है और उसमें से कोई एक पेज हमको चाहिए, हम पूरा वो भंडारे लेके चले गए कोर्ट के पास, तो बताइए सही है? कोर्ट के पास इतना टाइम है, सब एक एक करके खोल के पढ़ेगी, तब सिर्फ उतना जितना जरूरी है वही बस हो गया यार, कितना बताएंगे एक ही चीज। चलिए इसके बाद से आ जाएगा क्या, जजमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस व्हेन रिलीवेंट। इसमें 40 से लेकर 44 तक आएगा, तो 40 नंबर बता देते हैं। देखिए, जजमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस व्हेन रिलीवेंट, प्रीवियस जजमेंट रिलीवेंट टू बी बार और सेकंड सूट और ट्रायल। कह रहा है 40 नंबर, ये तो हो गया। इसमें सिर्फ 39 था, हाउ मच ऑफ ए स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड, मतलब कितना स्टेटमेंट आप कोर्ट में पेश करेंगे, तो जितना रिक्वायर्ड है बाबू भैया दादा, मान लीजिए इतना मोटा किताब है, अब उसमें से कोई एक पेज का कोई बात रिलीवेंट है, तो वही पेज का फोटो या स्कैन करा के लेके चले जाएंगे, बस हो जाएगा, ठीक है। बस एक और बता देते हैं, हमारा इरेजर मत देखिएगा लो, ठीक है, ये मत कहिएगा कि बाप रे इरेजर है, ठीक है ना, देखो मतलब डस्टर। अगला है जजमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस व्हेन रिलीवेंट, कहां से कहां तक है, 40 से 44 तक, सेक्शन 40 से लेकर 44 तक है। इसमें क्या कहा गया 40 में, करा के प्रीवियस, अब सुनिए इसमें क्या है, जजमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस व्हेन रिलीवेंट, क्या कोई प्रीवियस कोई भी जजमेंट है वो किसी आगे के जजमेंट के लिए रिलीवेंट है? तो नहीं, मतलब उसको देखकर ही कोई निर्णय सुनाया जाएगा? नहीं। जैसे कहने का मतलब है कि कोई केस आया मर्डर का, उसमें कोर्ट उम्र कैद की सजा सुनाई, दूसरा कोई केस आया उसमें कोर्ट डेथ पनिशमेंट दे दी, है ना,
कैपिटल पनिशमेंट जिसको बोलते हैं, कैपिटल पनिशमेंट दे दी, है ना, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट किसी में दे दी, तो हम ये थोड़े ना अपील कर सकते हैं कि साहब कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट कोई सुनाया जाए, सेशन कोर्ट लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया, हम कहे कि हम अपील किए कि हम जैसे मर्डर किए थे सेम टू सेम वो भी वो वैसा ही मर्डर किया था, लेकिन उसको 20 साल की सजा मिली, मुझे लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्यों मिली, चाहे डेथ सेंटेंस क्यों मिला, तो अपील कर सकते हैं क्या? नहीं। समझ में आ रहा है ना भाई, वो डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट है ना, कोर्ट के पास भाई उतना तो डिस्क्रिप्शन है ना कि वो सुना सकती है, तो आप इसको लेके नहीं जा सकते हैं कि प्रीवियस में ऐसे सुनाया गया तो ऐसे, बाउंड नहीं है जज साहब। समझ में आया? मतलब कोई भी जजमेंट अगर दिया जाता है तो उसी से रिलेटेड अगर कोई भी फिर से दोबारा केस आता है तो जरूरी नहीं है कि उस पिछले वाले जजमेंट को देख के आगे जजमेंट दिया जाए। समझ में आ रहा है ना? मतलब जनरल रूल क्या है? जनरल रूल ये है कि कोई भी जजमेंट किसी भी अन्य जजमेंट के लिए रिलीवेंट नहीं होता है। नहीं, ठीक है, कोई भी जजमेंट किसी अन्य जजमेंट के लिए रिलीवेंट नहीं होता है। कोई भी जजमेंट किस पे दिया जाएगा? फैक्ट पे। कोई भी जजमेंट दिया जाता है फैक्ट पे, नहीं फैक्ट इन इशू पे। सर्कमस्टांसेस ऑफ द फैक्ट या एक्ट, है ना, सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, ठीक है। एविडेंस पे, सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, कोई भी जजमेंट इस पे दिया जाएगा ना, फैक्ट पे, एविडेंस पे, सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस पे दिया जाएगा, है ना। तो जनरल रूल क्या है? जनरल रूल ये है कि प्रीवियस जजमेंट इज नॉट रिलीवेंट फॉर द फर्दर जजमेंट। कोई भी आगे के जजमेंट के लिए प्रीवियस जजमेंट जरूरी नहीं है, अनलेस एंड अनटिल वो प्रेसिडेंट का काम नहीं करता हो, है ना। मतलब कोई जजमेंट ऐसा हो जाता है जो प्रेसिडेंट का काम करता है ना, तो उससे रिलेटेड कोई भी जजमेंट आएगा तो प्रेसिडेंट का काम, मतलब उसी को उसको फॉलो किया जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे कोर्ट बोल दी कि राइट टू एजुकेशन क्या है, मतलब वो तो अब हो गया फंडामेंटल राइट। मतलब किसी भी जजमेंट में अगर कोई कोर्ट नया कोई डिसीजन सुनाती है, सुप्रीम कोर्ट, और बोल देती है कि ये सब पे आज के बाद से इस प्रकार के किसी भी मतलब मुद्दे पे ये अप्लाई होगा, तो वो होगा, वो प्रेसिडेंट हो गया, है ना। तो कह रहा है क्या कि कोई भी प्रीवियस जजमेंट पे क्या है, आगे के जजमेंट दिया जाएगा तो प्रीवियस जजमेंट को नहीं देखा जाएगा। इस पे बार है, बार मतलब रोक। सुनिएगा क्या कर रहा है, प्रीवियस जजमेंट सेक्शन 40, प्रीवियस जजमेंट रिलेवेंट टू बार अ सेकेंड सूट और ट्रायल। द्वितीय वाद, चलो हो गया यार। बस इतना ही, ठीक है, आगे फिर बताएंगे कल, है ना। ओके, गुड नाइट, बाय। यार लाइक वाइक कर दिया कीजिए यार। ओ तेरी, कैमरा तो पूरा हिल गया है, ऊपर दिख ही नहीं रहा है, ऐसे होना चाहिए। कोई बात नहीं दोस्तों, मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं यार, खराब हो गया, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लीजिएगा लोग।